देख सकते हैं कि तीन यहाँ पर कॉमन टॉपिक हमने लिया है, बहुत ही तीनों में से यदि कोई भी टॉपिक या फिर इससे रिलेटेड जो भी रहता है, इंग्लिश इन इंडिया है पहला टॉपिक आपका, फिर द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश एंड अनदर वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आप मीनिंग समझ ही रहे हैं, हम लैंग्वेज लिखे ना लिखे, यानी इस पूरे टेक्स्ट में हम लोगों ने बात की है अंग्रेजी भाषा के महत्व के बारे में। जैसा कि टॉपिक है क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आप लोगों को बिहार बोर्ड वालों को भी बहुत बार पूछा गया है, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया या द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इंग्लिश से रिलेटेड बहुत बराबर टॉपिक पूछा है। शुरुआत देखो कैसा है, 3 पैराग्राफ में हम लोगों ने लिखा है। हम हमेशा बोलते हैं कोई भी ऐसे टॉपिक लिखो मिनिमम 2 पैराग्राफ्स या मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, दूसरा पैराग्राफ आपका बॉडी कहलाता है, मतलब मेन जो आपका जो कंटेंट होता है उसी में होता है, एंड द थर्ड पैराग्राफ जो होता है वो उसमें कंक्लूजन लिखा जाता है। कंक्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। निष्कर्ष मतलब आपका जो निचोड़ पूरे ऐसे का क्या है, वास्तव में क्यों ऐसा लिखे आप, उसका पूरा मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो शुरुआत देखो, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज रिमेन्ड विद अस for so long that it has become an important part of our lives। मतलब क्या, अंग्रेजी भाषा के आज यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग कम से कम जो है 70-80 साल हो गए, मतलब इतने दिनों तक। वैसे हालांकि ये तो उससे पहले भी थी, लेकिन अब क्या हो गई कि ये जो है अब हम लोग आज़ादी के बाद जो है इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए, इस भाषा से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गए, क्योंकि स्कूलों में इसे पढ़ाई जाने लगी है ना। तो आगे देखिए क्या है कि हमने इसको समझना है टेक्स्ट को कि द इंग्लिश लैंग्वेज हैज रिमेन्ड विद अस फॉर सो लॉन्ग, यानी इतने लंबे समय तक के लिए हमारे साथ रहा है यह भाषा, रही है यह भाषा, दैट इट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मतलब यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आगे क्या है, विदाउट द नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज, बिना इस भाषा की जानकारी के Nobody can think of a good and secure future। कोई भी एक अच्छे और सुरक्षित भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता है। आज देख ही रहे हैं अंग्रेजी भाषा की डिमांड कितनी ज्यादा है। आप कहीं भी जाओ, हिंदी में यदि इंट्रोडक्शन दोगे तो शायद आपको लगता है पहले रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी बढ़िया से कंपनी में इंट्रोडक्शन देने अपना यदि इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो इंट्रोड्यूस जब भी करने कहा जाता है तो वहाँ की डिमांड होती है कि नहीं, मीडियम कम से कम इंट्रोडक्शन इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये जरूरत है, समय की मांग है, हम हमेशा ये बोलते आते हैं। आगे क्या है कि हु से, यहाँ पर समझना इस सेंटेंस को, हु से यानी वे लोग जो कहते हैं दैट इंग्लिश इज अगेंस्ट आवर कल्चर। इंग्लिश यहाँ पर क्या, अंग्रेज लोग की बात नहीं कर रहे, हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं। यानी कुछ ऐसे लोग भी सुनते मिलेंगे आपको, कहते मिलेंगे कि वे लोग कहते हैं कि नहीं अरे ये भाषा हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, ये लाइक आप सब कुछ अपना रहे तो भाषा अपनाने में क्या दिक्कत है। आप आज वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहे हो, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हो, सब कुछ जब अडॉप्ट कर रहे हो तो यदि एक भाषा आपके हित में है ये भाषा, तो क्यों नहीं सीख लिया जाए इसे। तो वही लिखा गया है कि who say that English is against our culture, जो कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कल्चर मतलब क्या होता है, संस्कृति। जो कहते हैं कि यह भाषा हमारी संस्कृति के खिलाफ है, आर नैरो माइंडेड। वे कैसे लोग हैं, छोटे सोच वाले, संकीर्ण सोच वाले लोग हैं। आगे क्या, इट इज सो, ऐसा इसीलिए बिकॉज वी मस्ट मूव along with time। मतलब क्या, हमें समय के साथ अवश्य ही चलना चाहिए। मूव along मतलब क्या हो गया, साथ चलना। along क्या होता है, साथ साथ, ठीक है। एंड एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट, सबको इस बात की जानकारी है कि नहीं हमें समय के साथ चलना ही होगा, समय की मांग है अंग्रेजी भाषा, सबको इस बात को समझता है कि नहीं। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ जो हो रहा है, ये तो अभी तक इंट्रोडक्शन था। अब क्या फायदा इससे होने वाला है, वास्तव में ऐसा कहा क्यों गया, इंपोर्टेंस क्यों नाम पड़ा, इस टॉपिक का नाम क्यों पड़ा, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश या फिर द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इसका महत्व है क्या, हो क्या जाएगा इससे, क्या अच्छा हो जाएगा, उसी की बात करी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, टू प्रमोट और सपोर्ट। प्रमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, या सपोर्ट भी समझ सकते हैं, समर्थन करना। तो टू प्रमोट और सपोर्ट इंग्लिश नेवर मीन्स दैट वी आर अगेंस्ट हिंदी। कोई लोग कहते हैं कि नहीं हमको अंग्रेजी अच्छी लगती है, इसका मतलब क्या हिंदी भाषा भूल जाएंगे। वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो हमारी मातृभाषा है ही, लेकिन साथ ही साथ यदि हम अंग्रेजी भाषा को भी अडॉप्ट कर ले तो कितना अच्छा हो जाएगा। वैसे भी भाषाएं जितनी ज्यादा सीखी जाए उतनी अच्छा है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्चर के बारे में, भाषा का मतलब होता है, हम देखो हम आगे बताए भी ये बात, तो आप पूरा देखिए आगे क्या है कि टू प्रमोट और सपोर्ट इंग्लिश नेवर मीन्स दैट वी आर अगेंस्ट हिंदी। प्रमोट करने या सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम हिंदी भाषा के खिलाफ हैं। आगे क्या है,
इट ओनली मीन्स दैट, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, इफ सक्सेस नीड्स आवर एफर्ट, यानी सफलता यदि हमारी प्रयास मांगती है, यानी यदि आपकी सफलता को आपके प्रयास की जरूरत है, एफर्ट्स की जरूरत है, तो क्या है, देन वी मस्ट गो फॉर इट। गो फॉर इट मतलब क्या हो गया, अवश्य हमें ऐसा करना चाहिए। यदि ऐसा करने से हमें सक्सेस मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इसमें क्या बुरा है। आगे, लैंग्वेज इज इंडीड, इंडीड मतलब क्या होता है, बहुत बार बोले आपको, अवश्य होता है। इंडीड मतलब अवश्य, भाषा अवश्य ही रिलेटेड टू कल्चर, संस्कृति से जुड़ी हुई है। बट लेकिन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आल्सो मेक्स अस फैमिलियर टू ए न्यू कल्चर। कई लोग कहते हैं कि नहीं अरे अंग्रेजी भाषा सीख जाओगे ना तुम अंग्रेज बन जाओगे, यानी क्या उसकी संस्कृति अपना लोगे, उसके कल्चर से भी जुड़ जाओगे, मतलब तुम्हारा हर चीज चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लैंग्वेज इज इंडीड अवश्य ही रिलेटेड टू ए कल्चर, भाषा अवश्य संस्कृति से जुड़ी हुई होती है, बट लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आल्सो मेक्स अस फैमिलियर। मतलब क्या होता है, यानी आप उसके करीब होते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, उससे ज्यादा जुड़ जाते हैं टू ए न्यू कल्चर। मतलब क्या, यदि हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हम एक नया कल्चर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ऐसी ढेर सारी चीजें हैं विच कैन बी लर्न फ्रॉम एनी कल्चर। अब कोई जरूरी नहीं कि आपका कल्चर सबसे बेहतर तो है नहीं, आपका संविधान ही बना है। देख लीजिए उदाहरण के लिए, आपका संविधान बना है, पूरे दुनिया के संविधान से जो है कुछ न कुछ चुनकर जो है बनाया गया है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि इंडिया का ही संविधान सबसे पहले बना, शायद सबसे बाद में ही हमारा बना हो, वैसे इसके बाद भी बना, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ज्यादातर संविधान जो बना हमारे देश के संविधान से पहले बना। और अम्बेडकर साहब ने भी जो संविधान बनाया तो सब देश से थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट करके जो चीजें अच्छी थी उसको अपनाया। यदि उसी तरीके से यदि आपके कल्चर में कुछ ऐसी यदि आ सके ऐसी चीजें जो बेहतर है आपके लिए, तो क्या इसमें बुरा है। एक लास्ट पैराग्राफ, तो इसको कंक्लूड किया गया है कि इफ ए राइटर राइट्स इन इंग्लिश, यदि एक लेखक अंग्रेजी में लिखता है, ही विल रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स, उसको ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे, है कि नहीं। आजकल का दौर क्या है, अंग्रेजी का दौर है। मान लीजिए आप कोई क्षेत्रीय भाषा में लिख रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इफ यू राइट इन अ रीजनल लैंग्वेज यू विल रीच ओनली टू ए फ्यू ऑडियंसेस, फ्यू रीडर्स, बहुत ही कम लोगों के तक आप पहुंच पाएंगे, आपकी बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे। लेकिन आप माध्यम अंग्रेजी का यूज करते हैं, बातें वही होंगी, लेकिन यदि आप अपनी भाषा बदल लेते हैं, क्या रीजन रहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले अपनी जो गीतांजलि लिखी थी किस भाषा में लिखी थी, किसी को है आइडिया? संस्कृत में पहले लिखी थी, फिर उसको क्यों अंग्रेजी में अनुवाद किया उन्होंने? क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, जरूरत है, वक्त की जरूरत है, इसे अंग्रेजी में लिखा जाए और लोगों तक शांति की बातें लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ऐसा इसीलिए उन्होंने किया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर राइटर राइट्स इन इंग्लिश ही विल रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों रीडर्स के पास पहुंच पाएगा, रीडर्स को अपनी बातें समझा पाएगा। फिर क्या है, सिमिलरली मतलब समझते ही होंगे। इसी प्रकार If we grow our skill related to English language, यदि हम अंग्रेजी भाषा से जुड़ी कोई तरह की भी कुशलता जो है ग्रो कर लेते हैं अपने अंदर, क्या चाहे वो लिखना हो या बोलना हो या पढ़ना हो, तीनों में से तीनों ही फायदेमंद है आपके लिए। कोई सिर्फ लिखना भी जानता है, बहुत ही परफेक्टली जानता है, तो उसका भी अच्छा करियर बन सकता है, बहुत सारा काम होता है। कैलियोग्राफी आप लोग शायद एक प्रोफेशन सुने होंगे। कैलियोग्राफी में क्या होता है, यदि आपकी लिखावट अंग्रेजी की बहुत ही अच्छी है तो आप अच्छे से नोट्स मेकर वगैरह बन सकते हैं, आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। राइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंट राइटिंग होनी चाहिए। आप लोग सर्च करना, कैलियोग्राफी जॉब होता है, प्रोफेशन नहीं है, पेशा है, इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है, बहुत लोग इसमें है भी। तो ठीक है, जानिएगा कैलियोग्राफी क्या होता है, कभी और डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर फिलहाल देखिए आगे क्या है। If we grow our skill related to English language, we can get more opportunities. Opportunity मतलब क्या होता है, अवसर, हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल पाएंगे, है ना। और to become successful, सफल होने के। दस इस प्रकार by learning English, अंग्रेजी सीख कर we can make our career and कैरियर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, करियर एंड फ्यूचर बेटर, यानी अपना जीवन और अपना भविष्य जो है हम कैसा बना सकते हैं, बेटर, यानी बेहतर बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये आपका सटीक एक तरीके से, आप चाहे तो इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कोई भी ऐसे लिखा जाता है इसमें सब कुछ थोड़ी ऐड किया जा सकता है, वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको भी इस हिसाब से जो भी लगता है, मैंने बहुत चीजें ऐसी बताई एडिशनल, जैसे मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज से इसका कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रीजनल लैंग्वेजेज हैं, जैसे भोजपुरी हो गई, या फिर संस्कृत हमारी जो एंशिएंट लैंग्वेज है उससे भी कंपेयर किया सकती है। वैसे संस्कृत एक समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर और मोस्ट वाइडली नॉन था, लेकिन अब तो ये जो है अंग्रेजी में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब जो है पहले लैटिन भी बहुत पॉपुलर था, आप जान ही रहे, ओल्ड इंग्लिश में लैटिन बहुत का बोलबाला था उसका, लेकिन अब तो बस अंग्रेजी एक ऐसा भाषा रह गया है जो कि शायद सबसे ज्यादा कॉमन है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके जरिए आप पहुंच सकते हैं, समझ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात को,
और अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यही एक माध्यम